हे गाइस, विनय दिस साइड। आज हम कवर करेंगे पटवारी का प्रीवियस ईयर एग्जाम। पहले भी मैंने एक प्रीवियस ईयर एग्जाम डाला था, ये एक दूसरा प्रीवियस ईयर है। तो चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो चूज द पार्ट दैट हैज एन एरर। एरर बताना आपको कि इस पार्ट में क्या एरर है। देखो इस सीरीज जो सीरीज में आपको करा रहा हूँ डी ट्रिपल एस बी पटवारी के लिए, जैसे आज आपका पटवारी का एग्जाम है, कल आपका पटवारी का एग्जाम है, 18 और 19 आपका अगस्त को पटवारी का, और फिर आपका सितंबर को है। ठीक है, तो सितंबर वाले बच्चों के लिए भी मैं चाहूंगा कि कम से कम 15-20 वीडियो में पटवारी के ऊपर दे दूं, 10 से 15-20 वीडियोस में दे दूं। ठीक है, प्रीवियस ईयर सॉल्व इसलिए करा रहा हूँ कि अभी मैं आपको कोई नई चीज पढ़ाऊंगा नाउन प्रोनाउन तो फायदा है नहीं उसका। तो प्रीवियस ईयर सॉल्व करने से आपको एक मतलब जो मैं इंफॉर्मेशन दूंगा, जो आपका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, उससे आपकी थोड़ी नॉलेज बढ़ेगी और आपका एक इंप्लीमेंटेशन पावर भी बढ़ेगा कि कैसे मैं चीजों को देखूं पेपर में। तो चलिए देखते हैं। कह रहा मलबरी एंड अदर फाइबर्स, चलो एक टाइप ऑफ फाइबर है मलबरी। तो कह रहा मलबरी एंड अदर फाइबर्स अलोंग विद फिश नेट्स, ओल्ड रैग्स एंड हेम्प वेस्ट इज यूज टू मेक पेपर। बेसिकली ये सारी चीजों का यूज होता है पेपर को बनाने के लिए। तो आप देखो, जब हम इतनी सारी चीजें बोल रहे हैं, एक फाइबर का नाम इधर लिया हमने मलबरी, और एक फाइबर का नाम यहाँ पे हमने बोला, एक मिनट, हाँ, एक फाइबर हम यहाँ पे बोल रहे हैं मलबरी, एक फाइबर हमने यहाँ पे बोला मलबरी एंड अदर फाइबर्स। तो देखो ये तो बहुत सारे हो गए ना, एक नहीं है, सिंगुलर नहीं है। बेसिकली ये जो हमारा सब्जेक्ट बन रहा है एक मलबरी एंड अदर फाइबर्स, ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो गया कि बहुत सारे फाइबर्स की बात हो रही है। अब देखो, पहले तो आप एक चीज ध्यान रखना कि जब भी ऐसे कभी सेंटेंस हो आपका, राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, ठीक है, और यहाँ पे आपको कोई बोले इज लगाना है या आर लगाना है। वैसे आपका कोई इधर बोले कि राम along with his friends, along with his friends, फिर कोई बोले इज लगाना है आर लगाना। तो देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो एज वेल एज होता है, एज वेल एज, along with, टुगेदर विद, इन ऑडिशन टू, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स है कि इनके जब ये वर्ड्स आते हैं तो इनकी एप्लीकेशन क्या होती है कि इनके पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली वर्ब आती है। जैसे मैं बोलूं एज वेल एज, तो इससे पहले है राम, तो राम क्या है सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ आएगी सिंगुलर वर्ब इज। दोबारा एक बार एज वेल एज आ गया, तो एज वेल एज के आगे पहला सब्जेक्ट है राम, फर्स्ट सब्जेक्ट है राम, तो राम सिंगुलर है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे वर्ब आएगी सिंगुलर इज। ये बहुत बच्चों ने पढ़ा भी होगा, जिन्होंने जो तैयारी करते हैं उनको पता होगा। जैसे कि मैंने बोला राम along with his friends, तो along with जैसी आया, तो ये भी क्या एप्लीकेशन है इसकी कि जो भी इससे फर्स्ट सब्जेक्ट, इससे पहले सब्जेक्ट आ रहा होगा उसके अकॉर्डिंगली वर्ब आएगी। तो ये जो राम है सिंगुलर है यहाँ पर, तो आपका सिंगुलर वर्ब आएगी इज आएगी। सही है मेरे भाई बात। तो देखो ये तो बुकों में लिखा हुआ, अब ऐसा होता क्यों है देखो, ये जो along with, जब ये जो दो वर्ड मिलके बन रहे हैं तो ये एक तरीके से प्रेपोजिशनल फ्रेज बन रहा है आपका, ये प्रेपोजिशन की तरह यूज हो रहा है। और मेरे भाई प्रेपोजिशन के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन आता है, जो भी प्रोनाउन और प्रोनाउन प्रेपोजिशन के बाद यूज होता है वो तो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन जाता है। प्रेपोजिशन के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन यूज होता है तो वो ध्यान रखना वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। और आप ये पूछो कि सर वो कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाता है, तो वो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो जब इसके बाद वाला जो चीज लिखी है नाउन या प्रोनाउन, जब वो ऑब्जेक्ट हो गया तो भाई इसकी तो बात ही खत्म हो गई। सेंटेंस में तो फिर एक ही सब्जेक्ट है, तो इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। तो ये इसकी क्या है, ये इसकी नॉलेज जो मैंने दी है। बुकों में लिखा होता है फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये सब्जेक्ट, तो आप कैसे भी याद रख सकते हो। मैंने आपको बस एक छोटी सी बात समझानी थी, ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि मैं कोई पढ़ा नहीं रहा आपको, मतलब बस ये सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इसी में जितना हो सकेगा मैं आपको नॉलेज दूंगा, हर एक चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा मलबरी एंड अदर फाइबर्स था, तो जैसे आपने देखा यार यहाँ पे तो along with आया, along with के बाद वाले नहीं, along with के जो आगे होता है सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंगली वर्ब आती है यहाँ पर। ये तो इज है, ये तो प्लूरल है भाई, मलबरी एंड अदर फाइबर। जब ये प्लूरल है तो आपकी वर्ब सिंगुलर नहीं, आपकी वर्ब भी क्या होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। तो इसका प्लूरल क्या होगा, यहाँ पे आर आना चाहिए। तो आपका आंसर क्या है, डी में आपका एरर था। क्लियर है बात। नेक्स्ट आ जाइए। फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो चूज वन डेट फॉर्म्स अ करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, वरुण हु वाज अबाउट 20, a tall lean fellow was watching a wrestling match when I approached him। देखो मैं इन चीजों के लिए आपको ट्रिक बताता हूँ। जब भी आपको ग्रामेटिकली जिस चीज को हम फ्रेज करते हैं, मतलब रीअरेंज सेंटेंस है ये, कि इन्होंने सेंटेंस को ऐसे ऐसे लगा रखा है, आपको ये देखना है कौन सा करेक्ट सेंटेंस है। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखो जब भी आपका ये जो होता है ना हु वॉज, ये जो हु, विच, डेट, ये सारे आपके रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आता है एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट मतलब रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वो चीज आती है जिसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हो। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूं आई
हु वॉज प्लेइंग, तो मैं अपनी बात कर रहा हूं यहाँ पे कि मैं जो खेल रहा था। तो जो खेल रहा था, ये जो हु है ना, ये वहीं पे लगाऊंगा, इसके पहले वही चीज आनी चाहिए। ये हु की प्लेसमेंट मैं वहीं करूंगा, इसके पहले वही चीज आनी चाहिए जो क्या हो रही हो, जो जिसको मैं क्वालिफाई करना चाह रहा हूँ, जिसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। आगे बात समझ में? एक मिनट रुकना जरा। हाँ एक मिनट, हाँ जी। तो उसके बारे में मैं क्वालिफाई करना चाह रहा हूँ। अब ये देखो क्या है, वरुण हु वॉज, तो वरुण के बारे में बात हो रही है, हु वॉज, तो हु का यूज तो यहाँ पे सही है कि वरुण को क्वालिफाई कर रहा है वरुण से पहले। तो यहाँ पे नहीं है ऐसा, यहाँ पे हु वॉज अबाउट 20 यहाँ आ रहा है, तो ये तो काट दो। यहाँ पे भी हु वॉज है, यहाँ पे भी हु वॉज है। अब आगे देख लेंगे, ठीक है। तो कह रहा है वरुण, पहले हम नीचे वाला पढ़ते हैं। कह रहा वरुण जो कि भाई 20 के अराउंड था, मतलब 20 एज होगी उसकी, एक लंबा लीन पतला लड़का है, फेलो मतलब बंदा है, ठीक है। तो वरुण हु वॉज अबाउट 20, अ टॉल लीन फेलो, व्हेन आई वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैन अप्रोच्ड हिम। तो कह रहा है कि एक बंदा था वरुण, इतनी एज होगी उसकी 20 के अराउंड, लंबा था पतला था। फिर ये कह रहा है वो, जब मैं मैच देख रहा था तब मैंने उससे अप्रोच करा। ये क्या मतलब भाई? वो ये कहना चाहता है कि जो वरुण है ना, ये तो कुछ अलग ही कह रहा है। वो कह रहा है जो वरुण है वो 20 की उम्र का होगा, लंबा होगा, पतला होगा, बंदा था। वो बंदा एक रेसलिंग मैच देख रहा था, तब मैंने उससे जाके अप्रोच करा, मैंने उससे जाके बात करी। वो ये कहना चाह रहा है। बट इस सेंटेंस का मतलब जा रहा है व्हेन आई वाज वाचिंग, जब मैं रेसलिंग मैच देख रहा था। भाई मैं नहीं देख रहा, वरुण देख रहा था, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट देखो, कह रहा है वरुण हु वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच, ठीक है। जैसे उसने बोला वरुण हु वॉज वॉचिंग, तो वरुण जो रेसलिंग मैच देख रहा था वॉज अबाउट 20, मतलब आप खुद देखो क्या फ्रेम है वो। पहले मैं ये कह रहा हूं वरुण जो रेसलिंग मैच देख रहा था, फिर मैं आपको ये बता रहा हूं कि उसकी उम्र 20 थी। अरे भाई मैं किसी सेंटेंस में यही तो बताऊंगा, वरुण जिसकी उम्र 20 साल के अराउंड होगी, वो लंबा होगा, पतला होगा, वो मैच देख रहा था, मैंने जाके अप्रोच करा। ये तो फॉर्मेशन है, तो ये भी हुआ गलत, ठीक है। और फिर ये भी देखो, आप आगे भी पढ़ लो, वरुण हु वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच वॉज अबाउट 20 का होगा। फिर जब मैंने उसे अप्रोच करा, व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, वो लंबा होगा, पतला होगा। क्या कह रहा हूं? बिल्कुल गलत। अब बचा आपका ऊपर वाला, तो इसको ध्यान से देखते हैं। वरुण, पहले तो यहां से फॉर्मेशन सही है, हु वॉज अबाउट 20, वरुण जो 20 साल तक का होगा, लंबा पतला फेलो, वो एक मैच देख रहा था, वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच, जब मैंने उसे अप्रोच करा। ये आपका 100% करेक्ट सही है। एक्सप्लेनेशन सही लगी हो तो जरूर बता देना, लाइक कर देना, ठीक है। यहाँ पे आपका ब्लैंक है, यहाँ पे आपका ब्लैंक है। तो देखो प्रेपोजिशन आपका क्या करना है, करेक्ट आपके यहाँ पे आर्टिकल्स फिल करने हैं। तो कह रहा है ही इज डैश यूरोपियन बट हिज वाइफ इज डैश इंडियन। हमें शुरू से मालूम है कि जिनकी भी यो की साउंड आ रही हो, जैसे मैं बोलूं यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी के आगे कभी भी एन नहीं लगेगा। ये AEIOU ये वॉवल्स होते हैं, बट हम वॉवल्स रिटन को देख के नहीं, वॉवल्स की साउंड को देख के लगते हैं। जब ये यूनी बनता है, ये यूनी यो की साउंड देखता है, जैसे हम बोलते हैं यूनिवर्सिटी, बट हम लोगों ने इतना बोल दिया यूनिवर्सिटी तो हमारे दिमाग में बैठ गया, ये होता है यूनिवर्सिटी। तो यो की साउंड के साथ तो भाई ए आता है, ए सही है भाई। वैसे यूरोपियन, तो यो की साउंड आ रही है तो इसके आगे भी ए आएगा। तो पहली बात तो दा वाला कट गया, एन वाला भी कट गया, स्टार्टिंग में आना चाहिए ए, तो ये दोनों बच्चे सही बात है। अच्छे से देखना। तो कह रहा है ही इज अ यूरोपियन, अ यूरोपियन दोनों में आ रहा है, बट हिज वाइफ इज डैश इंडियन, द इंडियन। कोई स्पेसिफिक इंडियन की बात हो रही है, कुछ आगे मैं बोलता, जैसे मैं बोलता द इंडियन पीपल, तो प्लूरल को दिखाने के लिए मैं द लगा सकता था। खाली एक बंदे की बात हो रही है, उसकी वाइफ के बारे में बात हो रही है, और मैं ये बोलना चाहता हूं कि वो एक इंडियन है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, ही इज अ यूरोपियन बट हिज वाइफ इज एन इंडियन, वो एक इंडियन है। और इन्फॉर्मेशन भी गिवन भी नहीं है, सिंगुलर है तो एन यूज करूंगा। अगर कोई इन्फॉर्मेशन गिवन होती, पर्टिकुलरली किसी चीज के बारे में बताता, डेफिनेट बताता, तो द यूज करता। गलत हो गया ये वाला ऑप्शन, ए और एन इज योर करेक्ट आंसर। व्हेन पिग्स फ्लाई, प्रीति विल स्टार्ट स्टडिंग एवरीडे। अब आप बोलोगे पिग्स फ्लाई, जब पिग्स उड़ रहे हो, नहीं नहीं, ये एक ऐसा ईडियम है जो किसी लाइन को दबाव देने के लिए यूज करते हैं, जब आप ये कहना चाहो कि ये चीज तो कभी हो ही नहीं सकती। जैसे कि मैं पहले जब YouTube चालू किया था, तो मैंने बीच में छोड़ दिया था, तो मैं रेगुलर नहीं हो पाया। तो आप बोल सकते हो कि लाइक विनर विल बी नेवर, क्या होगा कि रेगुलर नहीं होगा, कंसिस्टेंट में नहीं रहेगा। तो उस लाइन को मैं बताने के लिए ये चीज यूज कर सकता हूं, व्हेन पिग्स फ्लाई। पिग्स फ्लाई का मतलब क्या है? अब देखो, हमने बोला प्रीति विल स्टार्ट स्टडिंग एवरीडे, पॉजिटिव लग रहा है कि प्रीति क्या है, हर दिन हर रोज पढ़ाई करना स्टार्ट कर देगी, विल स्टार्ट स्टडिंग एवरीडे, सही है भाई।
मगर अगर इसी लाइन को पॉजिटिव में लिख के मुझे ये बताना हो कि ये जो चीज मैंने बोली है ये कभी नहीं हो सकती, ये चीज इम्पॉसिबल है, समथिंग दैट विल नेवर हैपन, ये चीज इम्पॉसिबल है, तो मैं उसके आगे लगा दूंगा व्हेन पिग्स फ्लाई। देखो कैसे, व्हेन पिग्स फ्लाई का मतलब क्या है, जो चीज कभी नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल, समथिंग दैट विल नेवर हैपन। व्हेन पिग्स फ्लाई प्रीति विल स्टार्ट स्टडिंग एवरी डे, मतलब ये ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो रेगुलरली पढ़ाई करे, इसका मतलब ये हो गया। व्हेन पिग्स फ्लाई का मतलब क्या होता है, जो चीज कभी नहीं हो सकती, जो चीज इम्पॉसिबल है। यहाँ पे आपका ब्लैंक है। नेक्स्ट है, फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू फिल हिज ब्लैंक। प्रोनाउन हमें डालना है यहाँ पे, ठीक है मेरे भाई, आवाज हो। तो ये कह रहा है आई हेट डैश हिज टॉकिंग टू मच, ये टॉकिंग आ रहा है यहाँ पे। मैं कहना चाहता हूं, मैं ये जो बहुत बोलता है ना, तो मैं इस चीज से नफरत करता हूँ, ये बहुत बातूनी बंदा है, ये बहुत बोलता, तो मैं इसकी इस चीज से नफरत करता हूँ, ठीक है। तो आ जाओ इट्स, यार इट का इट्स बनता है, तो ही का जो मैं बोलना चाहता हूं, आए का मी तो यहाँ पे आ नहीं सकता, क्योंकि आए मैं अपनी बात कर रहा हूं, तो अपनी बातों की तो मैं हेट करूंगा नहीं, दूसरे की बात हो रही है, तो मी, आए का मी होता नहीं है, वो तो ऑप्शन में ही नहीं है। दूसरा, आए से और ही से कुछ इट्स का रिलेशन नहीं है, इट इज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, तो आपका ये तो कट गया, सही है भाई। नेक्स्ट आ जाओ, क्या बोल रहा है, आई हेट हिमसेल्फ। देखो ये जो हिमसेल्फ है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जो हम किसी बात पे एम्फेसिस देने के लिए बोले। जैसे मैं बोलूं रिफ्लेक्सिव ऑफ एम्फेटिक, जैसे मैं बोल दूं आई माई सेल्फ गो देयर, मैं खुद वहां गया, ठीक है। ही हिट हिमसेल्फ, उसने खुद को मारा, तो ऐसी तो कोई फील यहाँ पे आ नहीं रही, तो हिमसेल्फ भी कटा। अब बचे हिम और हिज। यार ये जो हिम है ना, ये है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। जैसे मैं यहां तक बोलता आई हेट हिम, तो मैं उससे नफरत करता हूं, ये हुआ सब्जेक्ट, ये हुआ वर्ब, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में ये ऑब्जेक्टिव केस आ गया ही का हिम, सही है मेरे भाई। बट मैं बोलना चाहता हूं, ये यहाँ पे आया टॉकिंग, ये एक क्या आ रहा है, एक जेरेंट आ रहा है, जेरेंट एक नाउन होता है, वर्ब में बस आईएनजी लग जाए तो वो नाउन बन जाता है, उस नाउन को हम जेरेंट कहते हैं। तो यहाँ पे ये आ रहा है जेरेंट, कि मैं ये कहना चाहता हूँ, ये तो आप समझ गए क्यों नहीं आएगा, कि ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे। ये कह रहा है यहाँ पे टॉकिंग आया, जेरेंट आया, मतलब ये कह रहा है मुझे उसकी बातें, जब वो इतनी ज्यादा बातें करता है मुझे वो पसंद नहीं है, जब वो इतनी ज्यादा उसकी बातें मुझे पसंद नहीं है, तो उसकी के लिए आता है हिज। आई हेट हिज टॉकिंग टू मच, ये तो मैंने आपको बताया मीनिंग से। अब आप समझो, जब भी जेरेंट होता है तो जेरेंट के आगे हमेशा एक पॉजेसिव केस यूज होता है, तो पॉजेसिव प्रोनाउन जो आपका यहाँ पर है वो है हिज। तो आई हेट हिज टॉकिंग टू मच, ग्रामेटिकली भी हमने इसे करेक्ट कर दिया। नेक्स्ट है, पेपर मेकिंग इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द 4 ग्रेट इन्वेंशन ऑफ चाइना। अरे भाई कितनी बार मैंने समझाया आपको, वन ऑफ के बाद कोई भी चीज जो आती है वो प्लूरल होती है, प्लूरल नाउन का यूज होता है। तो वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, ठीक है, सम ऑफ, जो भी इनके बाद नाउन आता है वो प्लूरल इन फॉर्म होगा, क्या होगा, प्लूरल नाउन आएगा। तो देखो वन ऑफ द 4 आ रहा है, ये तो एडजेक्टिव है 4, इसके बाद नाउन का है ग्रेट, ये भी एडजेक्टिव है। 4 ग्रेट इन्वेंशन, यार इन्वेंशन एक नहीं है, हमें प्लूरल नाउन चाहिए, तो यहाँ पे होना चाहिए इन्वेंशंस। 4, एक इन्वेंशन होगी, 4 इन्वेंशंस होगी ना, तो प्लूरल आना चाहिए। यहाँ पर क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका, ए बी सी डी, डी आपका ऑप्शन, ठीक है मेरे भाई। वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है, जब भी वन ऑफ देखो तो हमेशा प्लूरल नाउन आना चाहिए। नेक्स्ट है, मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया स्टिल बिलीव इन सॉर्सरी। सॉर्सरी का मतलब होता है मेरे भाई जादू टूना। क्या होता है जादू टूना, ब्लैक मैजिक, ठीक है। क्या होगा, जादू टूना होगा, इसका ब्लैक मैजिक होगा। अब देखो, तो कह रहा है ऐसा बताओ जो करेक्ट नहीं हो, इज नॉट द करेक्ट, तो आपको सिनोनिम नहीं बताना इसका। ब्लैक मैजिक यहाँ पे दे रखा है, बच्चे ब्लैक मैजिक टिक कर देंगे भाई, यही आंसर है। पूछता सिनोनिम मतलब सिमिलर वर्ड बताना, तो ब्लैक मैजिक आंसर होता, सही बात है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या चला जाएगा, आपका आंसर चला जाएगा वर्शिप। वर्शिप का मतलब होता है पूजा पाठ। क्या मतलब होता है वर्शिप का, वर्शिप का मतलब होता है पूजा पाठ, ठीक है। अब आप देखो, कंजरिंग, कंजरिंग का मतलब क्या होता है, कंजरिंग मतलब होता है ट्रिक, लोगों को बेवकूफ बनाने की कोई ट्रिक। जैसे कि कहते हैं इसको, जैसे चोर ट्रिक दिखाते हैं ना, ऐसे यू करते करते कुछ ना कुछ चोरी कर देता मतलब, या फिर कोई जादू का ट्रिक दिखा रहा हो, तो मतलब क्या होता है, कहते हैं हाथ की सफाई कहते हैं इसे। कंजरिंग का मतलब हाथ की सफाई, एग्जैक्ट मतलब है। जादू टोने का अपोजिट क्या होगा, पूजा भक्ति, पूजा पाठ, तो वर्शिप आपका आंसर चले जाएगा। नेक्स्ट, अ शीट ऑफ पेपर क्रिएटेड, बस मैं यहीं रुक गया, मैं आगे पढ़ ही नहीं रहा। क्यों नहीं पढ़ रहा, कह रहे हो सर आप आगे क्यों नहीं बढ़ रहे। देखो भाई, ऑफ आ रहा है, ऑफ के बाद एक नाउन आता है, उससे पहले एक नाउन आता है, एक आर्टिकल आ रहा है, सही है। मगर आप देखो यहाँ पे एक पैसिव फॉर्म यूज हो रही है, मुझे कैसे पता चला, ये मैंने यहाँ पे V3 देखा, यहाँ पे बाय देखा, फिर सब्जेक्ट देखा। अरे भाई जब पैसिव का फॉर्म बनाते हो तो ऐसे तो बनाते हो सब्जेक्ट,
या तो आप लगाओगे इज एम आर, कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लगाते हो आप। देखो सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब प्लस में V3 प्लस में बाय फिर प्लस में जिसके द्वारा हुआ होता है वो आता है। सही बात है। तो यहाँ पे देखो ये आपका ये आ गया, ये आपका वर्ब आ गई, V3 आ गई, मेन वर्ब, ये बाय हो गया, किसके द्वारा हो वो आ गया, बट हेल्पिंग वर्ब कहाँ है? तो या तो मैं इसमें इज एम आर डालूंगा या वॉज वर्ड डालूंगा। तो क्या डालूंगा वो मेरा डिपेंड करेगा आगे के सेंटेंस में। तो कह रहा है एन ऑफिशियल हु वॉज, ये तो पास्ट में दिखा रहा तो मुझे यहाँ पे डालना चाहिए वॉज। अब पढ़ो, अ शीट ऑफ पेपर वॉज क्रिएटेड बाय कैलिन एन ऑफिशियल, एक ऑफिशियल है हु वॉज अटैच टू द, ये जो कैलिन बंदा ये अटैच था इंपीरियल कोर्ट से ड्यूरिंग द हिन डायनेस्टी, डायनेस्टी की बात चल रही तब की बात, समझ गए। पैसिव वॉइस में पहले सब्जेक्ट, मतलब वो आपका एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो ऑब्जेक्ट को आप आगे ले आते हो कि किसी के द्वारा कोई काम हुआ, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और जिसके द्वारा हुआ गया। क्लियर है बात? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ए पार्ट में। नेक्स्ट, अ क्रिएटिव इंजीनियर नेम्ड जॉन रॉबलिंग वॉज इंस्पायर्ड डैश एन आइडिया टू बिल्ड अ स्पेक्टिकुलर, बहुत ही आलीशान क्या बनाना, ब्रिज बनाना जो कि कनेक्ट कर रहा हो न्यूयॉर्क और लॉन्ग आइलैंड को। तो एक इंजीनियर थे भाई साहब, ये इंस्पायर हुए खुद के आइडिया से। ठीक है, तो ये किसके द्वारा इंस्पायर हो? देखो मैंने अभी आपको समझाया मेरे भाई, देखो अभी समझाया ना मैंने कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब V3 बाय। अब देखो ये यहीं पे लगाऊंगा मैं, तो ये किसके द्वारा इंस्पायर हुए? एक आइडिया के द्वारा। तो यहाँ पे आ रहा है वॉज, पैसिव में जा रहा है V3, तो ये आइडिया के द्वारा इंस्पायर हुए। तो भाई हेल्पिंग वर्ब V3 क्या आना चाहिए? बाय। अभी बताया था ना, यहाँ पे देखो बाय आ रहा है, तो सिंपल सी बात है किसके द्वारा हो गया? तो बाय एन आइडिया, बस बाय एन आइडिया, ये आ गया बाय, यही आपका पहला तो यही आंसर हो गया। आगे भी पढ़ लो, बाय एन आइडिया टू बिल्ड अ स्पेक्टिकुलर, बहुत ही आलीशान, मतलब जो लोग स्पेक्टेटर्स देखते रह जाए ऐसा बनाएंगे, वो दर्शक देखते रह जाए, एक ब्रिज जो कनेक्ट कर रहा हो न्यूयॉर्क को किसके साथ? किसके साथ के लिए? विद द लॉन्ग आइलैंड। ये आपका करेक्ट। अच्छी लग रही है एक्सप्लेनेशन तो बताना, हर चीज को मैं खोल के बता रहा हूं आप लोगों को भाई, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, द ब्रूक ब्रिज इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट, देखो वन ऑफ आया तो समझ जाना यहाँ पे तो भाई प्लूरल नाउन आएगा, अभी बताया तो ब्रिजेस सही है। इन द यूनाइटेड स्टेट्स हु, अरे भाई हम किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हु यूज नहीं करते मेरे भाई, हम यूज करते हैं विच। तो ये तो आपका गलत है, इसमें वैसे ही बोल रहा है चूज द पार्ट दैट हैज यूज्ड द प्रॉपर कंजंक्शन, तो ये कंजंक्शन तो गलत हो गई। नेक्स्ट है, आफ्टर द एम्प्यूटेशन, एम्प्यूटेशन मतलब होता है काटना, अंग काटना, ऑफ हिज क्रस्ट और ही डेवलप्ड टेटनस इन्फेक्शन, ठीक है, उसने टेटनस इन्फेक्शन डेवलप कर लिया, एंड लेफ्ट हिम, अरे उसने टेटनस इन्फेक्शन, सॉरी इंजेक्शन इन्फेक्शन करा, जिस इन्फेक्शन की वजह से वो अपंग हो गया, विच, जिस इन्फेक्शन की वजह से, विच लेफ्ट हिम incapacitated and soon resulted in his death, तो ये भी आपका गलत है, इसमें भी विच की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट देखते हैं, while, ये कंजक्शन से यूज हो रहा है, while conducting surveys for the bridge project राम sustained a crush injury, जब वो सर्वे कर रहा था ब्रिज प्रोजेक्ट का तो राम को क्या होगा? एक इंजरी हो गई उसके फुट में, पैर में, जब उसको एक फेरी ने क्या करा? पिन कर दिया, मतलब चुभ गया होगा कुछ, पिन इट अगेंस्ट अ पाइलिंग। तो ये तो सही है, when का यूज सही है, अगेंस्ट का यूज सही है, while का सही है, तो बिल्कुल करेक्ट यूज है, कोई एरर दिखा नहीं यहाँ पर। नेक्स्ट है, एडियू क्लारा said he gently to his sister, taking her by the hand before leaving the room with rapid steps। अब आप देखो, जब उसकी सिस्टर जा रही होगी तो उसने अपनी सिस्टर का हाथ पकड़ा और उसे रूम के बाहर लेके गई। मतलब इस ये जो एडियो है ना आपका, इसको इसका सिनोनिम बताना, देखो यहाँ पे लिखा है करेक्ट सिनोनिम बताना है, ओके। तो इस एडियो का मतलब क्या होता है? देखो प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो सकती है कि वर्ड एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, तो इस एडियो का मतलब होता है किसी को गुड बाय करना, गुड बाय करना, किसी को फेयरवेल करना, जब कोई जा रहा हो तो उसे विदाई करना, उसकी विदाई करना, फेयरवेल। आपका आंसर हो गया फेयरवेल, बस याद रखना, अच्छा क्वेश्चन पूछा है DSSB। नेक्स्ट है आपका, डैश एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ऑफ कॉमनली यूज सनस्क्रीन्स एंड अप इन द ब्लड स्ट्रीम एट मच हायर लेवल्स अकॉर्डिंग टू द स्टडी बाय डैश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ। ये पहले बात तो ध्यान रखो, जब भी यूनाइटेड हो, यूनियन हो, ये सारे वर्डों के साथ आप द लगाते हो, जब भी कोई ऐसी किंगडम के बारे में बात हो रही है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ये ऐसे करके, तो लास्ट में आ गया द। तो देखो लास्ट में इसमें द है, इसमें नहीं है, कट गया, इसमें नहीं है, कट गया, तो ये दोनों बचे। अब देखो अगर एन एक्टिव, एन लगाओगे तो ये आ किस ने एक्टिव तो आ रहा है, एक्टिव, ठीक है, मगर इंग्रेडिएंट्स बहुत सारे और एन तो सिंगुलर के लिए आता, तो ये भी कट गया, आपका द आना चाहिए, द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। ये देखो 2-3 आ रहे हैं, ये बार बार आर्टिकल्स वाले, ध्यान रखना ये सब, ठीक है।
नेक्स्ट आते हैं, आपको मीनिंग बताना है एग्लोफोबिया का। एग्लोफोबिया का मतलब होता है भाई जिस बंदे को दर्द से डर हो, मतलब उसने जिंदगी में इतना दर्द देख लिया कि उसे दर्द से ही डर है, तो मतलब अ फोबिया। फोबिया मीन्स फियर, अ फियर ऑफ पेन, एग्लोफोबिया। दिस बुक इज डैश देन डेट वन, ये बुक उस बुक से ज्यादा क्या है, महंगी है। तो जब कंपैरिजन होता है देन के साथ तो आप क्या लगाते हो, कंपैरेटिव डिग्री। तो यहाँ पे ये कंपैरेटिव नहीं है, ये तो सुपरलेटिव है, ईएसटी सुपरलेटिव होता है, ये भी सुपरलेटिव है, तो कॉस्टलियर आ जाएगा। बहुत आसान था, ये आंसर हो गया। आईईआर वाले आपके कंपैरेटिव होते हैं, आईईएसटी वाले आपके सुपरलेटिव होते हैं। नेक्स्ट है, प्रिया लुक्ड वेरी सोलम। सोलम मतलब होता है मेरा भाई गंभीर, सीरियस, बहुत ज्यादा गंभीर, बहुत ज्यादा सीरियस दिखना, ठीक है। इसका अपोजिट बताना है, नॉट करेक्ट सिनोनिम। सिनोनिम में नहीं बताना, अपोजिट मतलब एंटोनियम बताना। तो प्रिया लुक कैसी लग रही थी, बड़ी गंभीर, बड़ी सीरियस। तो देखो सीडेड मतलब भी होता है गंभीर, सीरियस, वेल बिहेव्ड वाले लोग जो बिल्कुल सीरियस रहते हैं, ठीक है। पोटेंशियस, एक मिनट रुकना, हाँ, पोटेंशियस दिखाता आपका किसको, पोटेंशियस दिखाता आपका जैसे बोलते हो ना ओमिनस, OMINOUS, ओमिनस। ओमिनस का मतलब होता है बिल्कुल ही बेकार, मतलब बिल्कुल ही खतरनाक, जो आपके लिए ऐसा फ्यूचर में कोई चीज खतरनाक हो, मतलब एक तरीके से कहते हैं ना मनुष्यत। तो पोटेंशियस का एग्जैक्ट मतलब है मनुष्य। जैसे दूध गिर जाता है तो आप बोलोगे पोटेंशियस। जिस वर्ड के पीछे OUS लगाओ मेरे भाई वो एडजेक्टिव होता है, ध्यान रखना। किसी वर्ड के पीछे OUS दिखे तो वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, एडजेक्टिव है। DSSS के मैंने बहुत सारे ऐसे करवाए हैं प्रीवियस ईयर्स, प्लस माइनस चैनल है यूट्यूब पे, उस पर कराए हैं। तो मुझे करते करते पता चला कि वो ये एडजेक्टिव फॉर्म बहुत बार पूछता है, दे देगा वर्ड और पूछेगा क्या एडजेक्टिव है क्या नाउन है। तो ध्यान रखना जिस वर्ड के पीछे OUS दिखे वो एक आपका एडजेक्टिव होता है, ठीक है। पेंसिव का मतलब होता है पेन, पेन चबा चबा के कुछ सोचना, बिल्कुल गंभीरता से कुछ सोचना, तो पेंसिव भी नहीं होगा। इसका अपोजिट जाएगा फ्रिवोलस। फ्रिवोलस का मतलब होता है नॉट सीरियस, नॉट सीरियस, सिली, कुछ भी करेगा ये, बिल्कुल सीरियस नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर है फ्रिवोलस। तो भाई ये हमारे आज 15 क्वेश्चन कराए हैं, बस एक पैसेज नहीं कराया। बहुत कुछ मिला होगा सीखने के लिए, कॉपी में लिख लिख के करना। ऐसी वीडियोस आएगी आपकी DSSS के ऊपर, तो अभी ये मैं अपलोड कर दूंगा जो आप देख सको। और जो आज DSSS का एग्जाम हुआ है वो भी आपको, उसका रिव्यू भी मैं बच्चों के साथ अभी जाके मिलूंगा, वो भी आपको मिल जाएगा। चैनल को सपोर्ट करें, DSSS वालों के लिए प्योर मेहनत चल रही है, तो प्लीज सपोर्ट करना। चलिए थैंक्स, हैव अ नाइस डे।